आदरणीय अध्यापक साथियों और प्यारे बच्चों, सेट 2 नवंबर 2023 कक्षा 9 विषय सोशल साइंस के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, 40 नंबर का ये पेपर है और 60 मिनट निर्धारित समय है। तो सबसे पहले छोटे प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं और सबसे जो पहला प्रश्न है वो है, आज़ाद हिंद फौज के 3 अधिकारियों पर मुकदमा निम्नलिखित स्थान पर चलाया गया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज़ाद हिंद फौज जो है 1943 में जब उनके कमांडरों को पकड़ा गया था तो उन पर दिल्ली के लाल किले में ये केस चला था। तो इसको दिल्ली लाल किला केस के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन होगा सी। दूसरा प्रश्न है कि किस देश ने सबसे पहले नेताजी द्वारा स्थापित आज़ाद हिंद फौज की आंतरिक सरकार को मान्यता दी थी। तो आपको पता है कि ये जो सरकार ये जो आज़ाद हिंद फौज थी ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में जो है स्थापित की थी 1942 में, और इसको मान्यता देने वाला जापान पहला देश था। तीसरा आंसर है कि भारतीयों को किस अधिनियम को काला कानून कहा जाता है। तो 1919 के अधिनियम, जिसको हम रोल्ट एक्ट के नाम से भी माफ़ कीजिए, इसमें जो रोल्ट एक्ट है उसको हम काला कानून के नाम से जानते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था। तो भारत का अंतिम ब्रिटिश जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। पांचवा प्रश्न है कि दुधवा नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है। तो दुधवा नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में। छठा प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें से जैसे महावट है वो शीतकालीन अल्प वर्षा है, राइट आंसर है। मानसून क्या होती है कि एक वर्ष के दौरान जो वायु की दिशा और जो ऋतु में परिवर्तन का कुल योग है उसे मानसून कहा जाता है। तो मानसून विराम मानसून संबंधित एक परिघटना है जब मानसून का ठहराव आता है। कवार की हुम्मस जो है वो ग्रीष्मकालीन चलने वाली गर्म शुष्क हवाएं को लू कहा जाता है, इसलिए लास्ट जो ऑप्शन है वो इससे सुमिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उनमें से है कि भी कौन सा लक्षण पर्वतीय वनों से संबंधित नहीं है। तो इसका ऑप्शन आएगा ए, रॉयल बंगाल टाइगर इसका आंसर आएगा, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र में नहीं पाया जाता है, ज़्यादातर डेल्टाई क्षेत्रों में पाया जाता है, मैदानी क्षेत्र में। तो 8वां प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। भारत में एक ही सर्वोच्च न्यायालय है, वो दिल्ली में स्थित है। प्रश्न नंबर 8 है, भारत सरकार का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। तो सरकार का सर्वोच्च अधिकारी होता है प्रधानमंत्री, जबकि इस देश का संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति होता है। प्रश्न नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक गरीबी की उच्च दर में योगदान देता है। तो गरीबी के कारण के विषय में कहा गया है कि भारी आय में असमानता यानी कि आर्थिक असमानता, भूमि का असमान वितरण और भूमि सुधारक प्रभावी क्रियान्वयन का अभाव यानी कि उपरोक्त सभी ऐसे गरीबी के उच्च दर के कारण है। 11वां प्रश्न है कि शहरी गरीबी की श्रेणी में कौन नहीं आता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, गरीबी के जो प्रकार हैं वो अलग अलग हैं, मौसमी है, शहरी है, शिक्षित है। तो अब यहाँ शहरी गरीबी का है तो दुकानदार इसमें नहीं आता है, क्योंकि उसके पास जैसा भी है कि वो नियमित रोजगार है। 12वां प्रश्न जो है 12, 13 और 14 दो अंक के हैं। रोल्ट एक्ट को काला कानून क्यों कहा जाता है, इसके पक्ष में हमने बताना था। तो रोल्ट एक्ट के विषय में पहला कारण यही है कि शक के आधार पर किसी भी भारतीय को गिरफ्तार किया जा सकता था। दूसरा ये है कि वही गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को वकील की सुविधा उपलब्ध नहीं होती थी, नहीं वो कहीं अपील कर सकता था, तो इसलिए इसको काला कानून कहा जाता है। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि
सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका के द्वारा संसद द्वारा जो बनाए गए कानून है उनकी संवैधानिक वैधता जांचने का एक जो तरीका उसको न्यायिक पुनर्वलोकन कहा जाता है। कहने का अर्थ ये है कि संसद के जो नियम कानून बनाए गए हैं उसमें न्यायालय ये देखती है कि ये संविधान के विरुद्ध है या संविधान के अनुरूप है। प्रश्न नंबर 14 है कि अलग अलग देशों में गरीबी जो है रेखा अलग अलग क्यों है? क्योंकि प्रत्येक देश के जो गरीबी मापने के पैमाने हैं वो अलग अलग है, इसलिए अलग अलग देशों में गरीबी जो है रेखा अलग अलग होती है। प्रश्न नंबर 15 है कि जेट धाराएं क्या हैं, वे किस प्रकार से जो है भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं? वैसे तो प्रिय विद्यार्थियों ये जो टॉपिक है ये कटा हुआ टॉपिक था, फिर भी प्रश्न में तो जेट धाराएं वो एक संकरी पट्टी होती है जिसमें स्थित जो है सौरमंडल के अत्यधिक ऊंचाई का अर्थ है कि लगभग 12,000 मीटर से अधिक ऊपर जो है पश्चिमी हवाओं को जो है जेट धाराएं कहा जाता है। इनकी गति बहुत तेज़ होती है, लगभग 110 से 180 किलोमीटर। और इनका प्रभाव क्या करता है कि भारत में इसमें उत्तर और पश्चिमी, खास करके उत्तर भारत में और पश्चिम भारत में, जहां हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन राज्यों में और राजस्थान के कुछ हिस्सों में जो है चक्रवाती विक्षोभ आते हैं, यही इसका कारण है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 16 है कि संसद की सर्वोच्चता से आप क्या समझते हैं? तो संसद की सर्वोच्चता का अर्थ यही है कि संसद में जो है जनता के प्रतिनिधि जो बैठे होते हैं, जो नियम कानून वो बनाते हैं, और ऐसा माना जाता है कि वो जनता के ही बनाए हुए नियम कानून हैं और उसमें सभी जनता की ही राय शामिल होती है, इसलिए संसद की सर्वोच्चता मानी जाती है। प्रश्न नंबर 18 में पहला जो है पढ़ करके बच्चों को उसके आंसर देना था। हालांकि पहले का जो है आंसर इसमें नहीं है, लेकिन जिस विद्यार्थी ने पाठ को अच्छे से पढ़ा है वो अच्छे से इसका आंसर दे सकता है। प्रश्न है कि भारत दुनिया के 12 मेगा जो है जैव विविधता वाले देशों में क्यों शामिल है? क्योंकि भारत की भौगोलिक स्थिति जो है उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है उसमें आती है, इसलिए भारत में बहुत ज़्यादा जैव विविधता है। दूसरा है अक्षत वनस्पति किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक वनस्पति से हम इसको माफ़ कीजिए, अक्षत वनस्पति वह वनस्पति होती है जो मनुष्य की सहायता के बिना प्राकृतिक रूप से विकसित हुई है और लंबे समय तक मानव का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसको अक्षत वनस्पति कहा जाता है। स्थानीय और विदेशी पौधों से आप क्या समझते हैं? लास्ट प्रश्न ये है। तो जहाँ तक स्थानिक की बात है, तो जैसे ही शब्द से पता चल रहा है कि जो मूल रूप से ऐसे वनस्पति वो पेड़ पौधे या जो है पेड़ या पौधे या वनस्पति जो भारतीय है मूल रूप से, तो वो स्थानिक है, और विदेशी ऐसे वनस्पति जो बाहर से आई, भारत से बाहर से आई है, वो विदेशी पौधे वनस्पति में जाता है। और प्रश्न नंबर 19 है कि जलियांवाला जो बाग हत्याकांड की पृष्ठभूमि पर एक महत्वपूर्ण चर्चा करें। तो जलियांवाला बाग भारतीय इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो यह घटना जो है 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में घटी थी, जहाँ पे एक जगह है जलियांवाला बाग, और वहाँ पर ये घटना 13 अप्रैल को घटी। तो उस दिन बैसाखी थी, साथ में रोल्ट एक्ट का विरोध करने के लिए उस जगह पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे, और जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ वहाँ पहुँचे और उन्होंने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। लगभग 1,000 लोग मारे गए, 3,000 से ज़्यादा लोग घायल हुए। और इस घटना का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा, और एक भारत के बहुत ही जो है महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी थे शहीद उधम सिंह जी। उन्होंने इस बात का बदला 21 साल बाद लंदन में लिया, जब उन्होंने जनरल डायर को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और प्रिय विद्यार्थियों, और
ऑप्शन में 19 के ऑप्शन में हम चर्चा करते हैं कि आज़ाद हिंद फौज जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने संभाली थी। तो कैसे संभाली, तो आज़ाद हिंद फौज का गठन जो 1942 में सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर में की थी। जापान ने इसको सबसे पहले मान्यता दी थी। 1943 आते आते सिंगापुर से जब वो टोक्यो जापान की राजधानी गए थे, तो वहाँ पर रास बिहारी बोस ने उनको ये कमान सुभाष चंद्र बोस जी को सौंप दी थी। उससे पहले रास बिहारी बोस जी के पास में थी और उन्होंने ही नेताजी को इस आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया था। बाद में उन्होंने सेना को आधुनिकीकरण किया और जिसकी पोशाकी प्रशिक्षण दिया गया और भारत के पूर्वोत्तर से उन्होंने कई जगह पर इसकी संस्था खोली और देश के आज़ाद करने में उनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा। हालांकि 1944 आते आते जापान की कॉलोनियाँ लगातार कम होती जा रही थी, तो उसका गहरा प्रभाव जो है इस अभियान पर, इस फौज पर भी पड़ा। और अंतिम प्रश्न है मानचित्र संबंधित, हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम सीधे बात करते हैं। जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में है। मुंबई देश के पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में महाराष्ट्र में स्थित है। और सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में है, जो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक वर्षा प्राप्त वाला राज्य है मासिनराम, जो कि मेघालय में स्थित है। और अंतिम प्रश्न है कि कांटेदार वनों का एक क्षेत्र, तो राजस्थान उससे संबंधित है, क्योंकि ये प्राय शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। तो आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।